हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन सुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन की सीरीज़ है उसका आज ये 12th पार्ट हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और ये जो हमारा 12th पार्ट है ये क्लास 12 के चैप्टर 12 के ऊपर बेस्ड रहेंगे इसके सारे क्वेश्चंस। और उस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ 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 ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ स्टडी स्किल एंड सक्सेस टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का वीडियो शुरू करते हैं। द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएम ब्रिंजल जो होता है इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, ठीक है। जो इंडिया में जो जीएम ब्रिंजल था उसको क्यों डेवलप किया गया था? इट वॉज बेसिकली डेवलप्ड फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, एनहेंसिंग शेल्फ लाइफ, एनहेंसिंग मिनरल कंटेंट और ड्रॉट रेजिस्टेंट। तो इंडिया में जो ब्रिंजल आया था उसका नाम था बीटी ब्रिंजल, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस के क्राई प्रोटीन को काम में लेते हुए एक तो बीटी कॉटन को प्रिपेयर किया गया था, उसी तरीके से बीटी ब्रिंजल को भी प्रिपेयर किया गया था। और दैट वाज फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंट, जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस के जो लेपिडेप्टोरा और डायप्टेरा ग्रुप के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस के तौर पर, ठीक है, उनके लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल दोनों को तैयार किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का सेकंड क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट। सही है कि इसमें फॉरेन डीएनए को एक सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और क्योंकि प्लांट सेल के अंदर टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी होती है, यानी कि अ सिंगल प्लांट सेल कैन डेवलप इनटू अ होल प्लांट, कि एक प्लांट से पूरे के पूरे एक प्लांट सेल से कंप्लीट प्लांट को बनाया जा सकता है। इसलिए इस फॉरेन डीएनए वाली प्लांट सेल से पूरे प्लांट को बनाया जा सकता है। बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लेनी चाहिए। वैसे फर्स्ट ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया है। टू प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन आर्टिफिशियल मीडियम। प्रोटोप्लास्ट का अगर फ्यूजन किया जाएगा आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर तो इसको कहा जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ट्रांसजेनिक प्लांट्स नहीं प्रिपेयर किए जाते, इसमें फॉरेन जीन नहीं इंसर्ट किया जाता। ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन द फील्ड, ये कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन के जैसा ही हो गया, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक एम्ब्रियो इन आर्टिफिशियल मीडियम, सोमैटिक एम्ब्रियोज एक प्लांट से ही बनाए जाते हैं, इसे भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स नहीं कहते। तो ट्रांसजेनिक प्लांट का बेसिकली क्या मतलब होता है? एक या दो फॉरेन जीन्स को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना और फिर उसे पूरा का पूरा ग्रो करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेम ऑफ नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है उनका नाम किसके साथ में जोड़ा जाता है? बेसिकली नॉर्मन बोरलॉग इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इन्होंने पूरी दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को फैलाया था। बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर वीट और मक्का की कई वैरायटीज़ को ग्रो किया गया था, और फिर उसके साथ में इन वैरायटीज़ को ग्रो करवाने के साथ में यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज़ को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि यील्ड बढ़ सके, उत्पादन बढ़ सके, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी के साथ में इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। ये नाम भी हमें ध्यान रखना है। इंडिया में, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीटी टॉक्सिन किल द लार्वा ऑफ अ सर्टेन इंसेक्ट्स, ठीक है। जो बीटी टॉक्सिन होता है उससे कुछ इंसेक्ट्स जो कि लेपिडेप्टोरा और डायप्टेरा ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको वो कैसे किल करता है, ठीक है, बाय बाइंडिंग ऑफ एक्ट। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ रैदर देन रीडिंग द ऑप्शंस आप खुद भी रीड कर सकते हैं। बेसिकली बीटी टॉक्सिन्स में होता क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, उसी के ही नाम से क्या पड़ा है? बी और टी, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थुरिनजेनेसिस। इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन्स होते हैं, उन जीन्स को कहा जाता है क्राई जीन्स, ठीक है, CRY। क्राई जीन्स पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है जिसे कहा जाता है क्राई प्रोटीन्स, और क्राई प्रोटीन्स आर बेसिकली टॉक्सिन्स, ठीक है। ये टॉक्सिन्स होते हैं, लेकिन ये टॉक्सिन्स एक क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एनवलप्ड होते हैं इन क्रिस्टल,
और ये क्रिस्टल्स उस बैक्टीरिया को हार्म नहीं करते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही ये अपने होस्ट यानी कि इंसेक्ट की गट के अंदर पहुंचते हैं, तो इंसेक्ट की गट में पहुंचने के कारण वहाँ पे एल्कलाइन पीएच होती है, क्षारीय पीएच होती है, जिससे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। आफ्टर दिस एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स जो होते हैं वो मिड गट की एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, एपिथेलियल कोशिकाओं से बाइंड कर जाते हैं, उनमें पोर्स पैदा कर देते हैं जिससे वो स्वेल हो जाती है और वहाँ पे उन सेल्स का लाइसिस शुरू हो जाता है, सेल्स का अपघटन शुरू हो जाता है, एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट, और एट लास्ट इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस तरीके से क्राइजीन को क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया था कॉटन के प्लांट के अंदर। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है, बाकी की तीनों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो गलत है। ऑप्शन ए जो है कि बाय बाइंडिंग एक्टिवेटेड टॉक्सिन ऑन मिडगट ऑफ एपिथेलियम क्रिएटिंग पोर्स लीडिंग टू स्वेलिंग एंड लाइसिस। ठीक है, ये जो है ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। RNA interface technique has been devised to protect the plants from nematode, which is silenced by dash 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 produced by the host plant। ठीक है, RNAi या इसे RNA साइलेंसिंग टेक्निक भी कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। एक निमेटोड होता है जिसका नाम है मेलाइडोगाइनस इनकॉग्निटा। ठीक है, इसका नाम भी हम ध्यान रखेंगे। मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये तंबाकू प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है। बेसिकली इसका जो लार्वा होता है वो रूट्स को इन्फेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, तंबाकू की जो यील्ड है, उत्पादन है, उपज में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, ये लार्वा सेल के अंदर जाकर के अपनी ग्रोथ करता है, ये इसका होस्ट है। तंबाकू प्लांट इस लार्वा का क्या है, होस्ट है। तो RNAi या RNA इंटरफेस टेक्निक में क्या किया गया कि इस लार्वा को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये प्रोटीन लार्वा सेल के अंदर जाकर के खुद बनाता है। ठीक है, तंबाकू की रूट की सेल में जाकर के खुद प्रोटीन बनाएगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, वैसे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स है और बिना वाइट बोर्ड के यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई। ये लार्वा क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का सिंथेसिस ये करता है तंबाकू की रूट की सेल के अंदर जाकर के। ओके, लेकिन RNAi टेक्निक के अंदर हमने क्या किया, हम सबको पता है प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि mRNA बनता है, उस mRNA से ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनता है, प्रोटीन। तो RNAi टेक्निक के अंदर mRNA के ट्रांसलेशन को रोका जाता है। ठीक है, mRNA के ट्रांसलेशन को कैसे रोका गया कि जो जीन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, उस जीन को हमने आइसोलेट किया मेलाइडोगाइनस से और उसको किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तंबाकू के अंदर। अब तंबाकू में ट्रांसफ़र तो किया, लेकिन एक वेरिएशन के साथ में ट्रांसफ़र कर दिया। जनरली क्या कंडीशन होती है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब हमें पता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब आप बायोटेक कर रहे हैं तो आपने पीछे का सारा पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगर हमें प्योर बायोलॉजी नहीं आती है तो हमें अप्लाइड बायोलॉजी नहीं आती है। उसमें क्या होता है, इनिशियली ट्रांसक्रिप्शन, जब नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होता है तब एक स्ट्रैंड तो साइलेंट रहती है। ठीक है, और दूसरी स्ट्रैंड जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, उससे mRNA का क्या होता है, सिंथेसिस। लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं RNA इंटरफेरेंस के अंदर, उसमें क्या होता है कि सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड, यानी कि दोनों स्ट्रैंड से किसका सिंथेसिस होगा, mRNA का सिंथेसिस। ठीक है, एक स्ट्रैंड को कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड, एक को कहा जाता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो यानी कि सेंस और एंटी सेंस दोनों स्ट्रैंड पर 2 mRNA बनते हैं, और क्योंकि ये दोनों बनने वाले mRNA एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए ये दोनों mRNA आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। दिस इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड RNA। ये हमने चेंजेस किए, वेरिएशन कैसे किए गए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड मोर टाइम, बस आप अभी ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इस फिनोमिनन के अंदर जो होस्ट प्लांट है, टबैको प्लांट है, वो सेंस और एंटी सेंस दोनों mRNA बनाता है, विच फॉर्म्स अ डबल स्ट्रैंडेड RNA। ये डबल स्ट्रैंडेड RNA जो है उसके बाद में छोटे छोटे से स्मॉल इंटरफेरिंग RNA बनाता है। ठीक है, स्मॉल यानी कि इट विल इस तरीके से डाइसेक्ट आउट हो जाएगा
और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएज बनाते हैं। फिर ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएज बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ में मिल करके आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स RISC बनाते हैं। और ये जो RISC है अपना जो होस्ट mRNA है, यानी कि जो लार्वा आकर के जो अपना mRNA बनाएगा, मेलाइडोगाइनस का लार्वा, उस mRNA को टारगेट करते हैं और एट लास्ट उस mRNA को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। ये उसको टारगेट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि RISC के अंदर जो प्रेजेंट डबल स्ट्रैंडेड RNA है वो RNA इस mRNA का क्या होएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। उसकी एक स्ट्रैंड इसकी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो एट लास्ट क्या हो जाता है, ये mRNA क्या हो जाता है, डिग्रेड, और इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि RISC कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको आगे ट्रांसक्राइब नहीं होने देता। तो इट वॉज RNAi इंटरफेरेंस टेक्निक, जो मैंने आपको काफ़ी सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बाकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसमें प्रोसेस होते हैं। तो हम अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से कि जो निमेटोड हो जाए उसकी साइलेंसिंग कैसे की जाती है। बिकॉज डबल स्ट्रैंडेड RNA इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट प्लांट। टबैको प्लांट के थ्रू डबल स्ट्रैंडेड RNA को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। RNAi के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि जब इस जीन को टबैको में ट्रांसफ़र किया गया था तब वेक्टर किसे लिया गया। वेक्टर वॉज यूज्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को एज अ वेक्टर काम में लिया गया था। ये RNAi के सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें एक बार रिवाइज करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, टबैको प्लांट्स रेजिस्टेंट टू अ निमेटोड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA दैट प्रोड्यूसेस इन द होस्ट सेल। टबैको प्लांट जो कि मेलाइडोगाइनस के लिए रेजिस्टेंट है, उसकी जो होस्ट सेल है वो क्या बनाती है, हम अभी बात कर चुके हैं। होस्ट सेल के अंदर, टबैको प्लांट की सेल्स के अंदर सेंस और एंटीसेंस दोनों mRNA जो होते हैं, दोनों RNAs बनते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या बनता है, एक डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन की भी हम पूरी बात कर चुके हैं। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एन एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एन एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस। नहीं, बीटी टॉक्सिन इज नॉट एन एक्टिव टॉक्सिन। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरीज ऑफ द पेस्ट्स। नो, एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिन एक्टिवेटेड किसके बाद में होता है, मिडगट में जाने के बाद में होता है, और ये वहीं पर ही अपना काम करना शुरू कर देता है, ओवरीज में नहीं जाता। कंसर्न बैसिलस हैज़ एंटी टॉक्सिन्स। नो, द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इनसाइड द इंसेक्ट गट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो इनएक्टिव होता है वो गट में जाने के बाद में, इंटेस्टाइन में जाने के बाद में क्या हो जाता है, एक्टिव। 337 में आंसर ए दिया गया, जबकि करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स वाई वाइल्ड प्लांट शुड थ्राइव इज दैट, कि जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से हर जगह ससेप्टेबल हो जाते हैं, हर जगह ग्रो कर जाते हैं। क्यों? हाई न्यूट्रिटिव एनिमल फीड, ये ज़रूरी नहीं है। अनसैचुरेबल एडिबल ऑयल्स, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। जीन्स फॉर रेजिस्टेंट टू डिजीज़ एंड पेस्ट्स, वेरी रेयर एंड हाईली सॉट आफ्टर फ्रूट ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो उनके वाइल्ड प्लांट्स के ग्रो करने का सबसे बेसिक रीज़न क्या होता है, सबसे कॉमन रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनमें डिजीज़ के लिए और पेस्ट से लड़ने के लिए कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनके अंदर रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन और यूज़ ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट GM क्रॉप्स इज़। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? हर्बिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि हर्ब्स को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि जो क्रॉप प्लांट के आसपास जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको कहा जाता है हर्बिसाइड। हमने ऐसी कई प्लांट्स ग्रो किए हैं, क्रॉप प्लांट्स, जो कि हर्बिसाइड को लेकर क्या होती है, रेजिस्टेंट, यानी कि जब हर्बिसाइड को स्प्रे किया जाएगा तो हर्ब्स तो ख़त्म हो जाएंगी लेकिन क्रॉप प्लांट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट मैनुअल लेबर। ठीक है, मैनुअल लेबर के बिना
वीड्स को एलिमिनेट करना सही है, कैन बी अ रीज़न। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टू एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट यूज़ ऑफ हर्बिसाइड। अगर हर्बिसाइड को यूज़ ही नहीं करना तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स, नो। रिड्यूस हर्बिसाइड्स एक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल फॉर हेल्दी रीज़न, हेल्दी सेफ्टी। फॉर हेल्थ सेफ्टी क्या कि ये कहना चाह रहा है क्योंकि अगर हर्बिसाइड जो है उसका प्लांट के ऊपर इफेक्ट होगा तो हर्बिसाइड प्लांट के साथ में हमारे खाने में भी जाएगा, क्रॉप प्लांट के साथ में। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटी ग्रो करने का मतलब क्या है कि हर्बिसाइड का एक्यूमुलेशन जो है, हर्बिसाइड का जमाव उस प्लांट के अंदर कम से कम हो, ताकि वो हर्बिसाइड उस प्लांट से होकर के हमारे फूड के अंदर ना आ सके, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड। कि बायोटेक के अंदर इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत सी बायोफार्मास्यूटिकल्स यानी कि बहुत सी मेडिसिन बनाई जाती है, बहुत से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इनमें किसको काम में लिया जाता है, माइक्रोब्स ओनली। यस, माइक्रोब्स को काम में लिया जाता है इंसुलिन बनाने के लिए, इकोलाई, फंजाई, कुछ वाइटामिन जैसे विटामिन B12 वगैरह के लिए फंजाई है, बहुत से एसिड्स के लिए फंजाई को काम में लिया जाता है, बहुत से केमिकल्स के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी काम में लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रॉप प्लांट मेकिंग देम इंसेक्टिसाइडल। द चॉइसेस ऑफ जीन्स। बीटी कॉटन के अंदर क्या है, बीटी टॉक्सिन जो होते हैं उसमें कई तरीके के जीन्स होते हैं, क्राई फर्स्ट, क्राई सेकंड, क्राई फर्स्ट ए, ठीक है। तो वो जीन जो होते हैं वो कौन सा जीन ट्रांसफ़र करना है, ये चॉइस डिपेंड करती है दोनों के ऊपर कि कौन सा क्रॉप प्लांट हम ले रहे हैं, ठीक है, और कौन सा टारगेट पेस्ट है, यानी कि जो इंसेक्ट है वो कौन से ग्रुप से है, ठीक है, इंसेक्ट के वेरियस ग्रुप है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कोलाई आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। ई कोलाई है एस्चेरिशिया कोलाई, इसको इनमें से किसके प्रोडक्शन में काम में लिया गया है, राइफेम्पिसिन, एलएच, एक्डाइसन एंड इंटरफेरॉन्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा इंटरफेरॉन्स। बेसिकली इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, ये एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कई बार इन्हें साइटोकाइंस भी लिख दिया जाता है। जब भी किसी एनिमल सेल के अंदर वायरस का इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी में किसी भी सेल में वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो वो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी कुछ प्रोटीन्स बनाती है जिनको कहा जाता है इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स सराउंडिंग सेल्स को भी अलर्ट करते हैं अबाउट द इन्फेक्शन ऑफ वायरस, और वायरस से इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काम में आते हैं। तो कुछ जो एंटीवायरल वैक्सीन्स हैं उनके अंदर इंटरफेरॉन्स को भी काम दिया जाता है एज अ वैक्सीन, तो उनको प्रोडक्शन के लिए, और एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर भी इनको काम में लिया जाता है। तो उसके प्रोडक्शन के लिए किसको काम में लिया गया, इंटरफेरॉन्स के प्रोडक्शन के लिए ई कोलाई को। द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA, ठीक है, ADA की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डी एमिनेज। एडिनोसिन डी एमिनेज ये एक एंजाइम है जो टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो होती है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए कौन सा ज़रूरी है, ADA एंजाइम। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, लिम्फोसाइट्स के अंदर, ठीक है। अगर ADA एंजाइम नहीं होगा तो टी लिम्फोसाइट ढंग से मैच्योर नहीं हो पाएगी, और टी लिम्फोसाइट के मैच्योरिटी के कारण इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाता, और इस वजह से एक डिजीज़ हो जाती है जिसे कहा जाता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, और SID को ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी काम में ली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ में।
जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बिन सक्सेसफुली यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, इनमें से किसके, मेलेटोनिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन इंसुलिन, इनमें से किसके प्रोडक्शन के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को काम में लिया गया है? तो हमें थोड़ा सा ध्यान में आना चाहिए ह्यूमन इंसुलिन। इस ह्यूमन इंसुलिन के लिए ही नाम क्या दिया गया था, कमर्शियल नेम दिया गया था ह्यूमुलिन। इली लिली करके कंपनी थी, इली लिली कंपनी थी, शायद आई गेस यूरोप की थी ये कंपनी। इन्होंने ह्यूमन इंसुलिन के जीन को इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया और उस इकोलाई बैक्टीरिया से ह्यूमन इंसुलिन को क्या किया जाता है, प्रोडक्शन। आज हमें जो भी इंसुलिन मिलता है वो सारा का सारा उसी प्रोसेस से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ह्यूमन इंसुलिन के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ह्यूमन ड्रग मेड यूजिंग आरडीटी इज, सबको पता है फर्स्ट ह्यूमन ड्रग जो थी दैट वाज इंसुलिन, ठीक है। इसके अलावा तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। सबसे पहली ह्यूमन ड्रग जो बनाई गई थी वो कौन सी थी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दैट वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद एंजाइम डेफिशिएंसी ऑफ, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी एडीए, एडिनोसिन डी अमीनेज एंजाइम जो होता है, जो कि टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी कमी से SCID डिजीज़ हो जाती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इस डिज़ीज़ को दूर करने के लिए जीन थेरेपी दी गई थी और उस जीन थेरेपी के अंदर बेसिकली क्या किया गया था कि जो एडिनोसिन एडीए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होता है वो काम में नहीं आता, काम नहीं करता इस डिज़ीज़ के अंदर। तो टी लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट किया गया, उन टी लिम्फोसाइट्स के अंदर उस जीन को ट्रांसफ़र किया गया, यानी बोन मैरो के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग जीन जो कि एडीए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा प्रॉपर फंक्शनिंग जीन जो होता है या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर या फिर चाइल्ड के अंदर, जो पेशेंट है जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो तभी, या फिर जो पेशेंट काफ़ी यंग एज में हो, 2, 3, 4 साल तक की एज में, तब उसके अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग एडीए जीन को क्या कर दिया जाता है, उसके बोन मैरो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिस वॉज अ सक्सेसफुल जीन थेरेपी इन अ 4-year-old गर्ल। मैच्योर के अंदर ये काम नहीं कर सकते हो क्योंकि मैच्योर के बोन मैरो, मैच्योर या एडल्ट ह्यूमन के बोन मैरो के अंदर ट्रांसफ़र करना काफ़ी पेनफुल और हैक्टिक हो जाता है, तो या जनरली ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही कर दिया जाता है, ठीक है। तो 346 का करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन्स ऑफ इंटरेस्टेड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी से इंटरेस्ट के जीन्स को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वैक्टर्स, डीएनए प्रोब्स और जीन टारगेट्स। अगर हमारे पास में बहुत से जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उनमें से हमें किसी एक को चूज़ करना है, तो जनरली जो काम में लिए जाते हैं वो होते हैं डीएनए प्रोब्स। प्रोब्स क्या होते हैं बेसिकली, प्रोब्स आर स्मॉल आर्टिफिशियली मेड, आर्टिफिशियली बनाए गए छोटे डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो भी हमें काम में लेना है, डीएनए सेलेक्ट करना है तो डीएनए प्रोब काम में लेंगे, आरएनए सेलेक्ट करना है तो हम क्या लेंगे, आरएनए प्रोब काम में लेंगे। लेकिन प्रोब्स की क्या क्वालिटी होती है कि जिस भी डीएनए या आरएनए को हमें चूज़ करना है, ये प्रोब उसके क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ताकि उस प्रोब के साथ, उस डीएनए के साथ में जाकर के ये क्या कर सके, अटैच हो सके। प्लस दीज आर जनरली रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, यानी कि इनमें कोई ना कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो साथ में क्या होता है, अटैच्ड होता है, ताकि उस प्रोब को क्या करा जा सके, पहचाना जा सके। जैसे हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स काम में लेते हैं, उसी तरीके से इन प्रोब्स को क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Tobacco plants resistant to a nematode have been developed by the introduction of a DNA that produced, I think ये क्वेश्चन रिपीट है कि ऐसा DNA जो कि होस्ट सेल के अंदर दोनों प्रोड्यूस करता है, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA। इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द जेनेटिक डिफेक्ट ADA डेफिशिएंसी मे बी क्योर्ड परमानेंटली बाय, परमानेंटली कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग एडिनोसिन डीअमीनेज थ्रू इंजेक्शन, हर बार फिर तो इसको डेली इंजेक्शन देना पड़ेगा एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम का,
इट इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर। इस तरीके से क्योर किया जा सकता है लेकिन परमानेंट नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज़ क्वाइट टफ रेदर है, लेकिन इट इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी नहीं। इंट्रोड्यूसिंग आइसोलेटेड जीन फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। बेसिकली इस ADA डेफिशिएंसी में होता क्या है, ADA बनाने वाला जो जीन होता है उसकी एलील ढंग से काम नहीं करती है। तो क्या करते हैं कि जब फीटस स्टेज में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में चाइल्ड होता है उसी टाइम पे जनरली ये सब टेस्ट कर लिए जाते हैं, और अगर उसके अंदर ADA की डेफिशिएंसी है तो उस टाइम के अंदर बोन मैरो में ऐसी बोन मैरो सेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिनके अंदर ADA बनाने वाला प्रॉपर फंक्शनिंग जीन का एलील क्या हो, प्रेजेंट हो। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं तो यंग स्टेज के अंदर, यानी कि 1 से 4-5 साल तक की एज में इसको बोन मैरो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इसका परमानेंट इलाज तो यही है कि या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर या फिर छोटी एज के अंदर क्या कर दिया जाए, उस जीन को ट्रांसफ़र करवा दिया जाए इनसाइड द बोन मैरो ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो 349 का करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पोर्सिन इंसुलिन, यानी कि इन डायबिटिक पेशेंट पिग से सुअर से लिया गया इंसुलिन जो है उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। इट कैन लीड्स टू हाइपरकैल्सीमिया, नो। इट इज़ एक्सपेंसिव, नो। इट मे कॉज एलर्जिक रिएक्शन, इट कैन लीड टू म्यूटेशन इन ह्यूमन जीनोम। म्यूटेशंस नहीं करने की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि इंसुलिन एक तरीके का म्यूटाजन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ह्यूमन के अंदर सुअर से लिया गया या पिग इंसुलिन जो है वो लेने पर ये कहीं कुछ ह्यूमंस के अंदर ये एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। सो इट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पोर्सिन इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। By using biotechnology, the production of vitamin B12 is increased to 2000 times by using which of the following bacteria? इसको कहा जाता है बेसिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि जो नेचुरली किसी भी प्लांट या एनिमल या माइक्रोब के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को हम कई गुना तक बढ़ा देते हैं या फिर उस प्रोडक्शन में स्लाइट चेंजेस कर देते हैं, लेकिन वो होता रहता है अपने नेचुरल जगह पर ही। ठीक है, इस तरीके से बहुत से बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं जिनमें कुछ विटामिन्स का प्रोडक्शन होता है। तो B12 के प्रोडक्शन के लिए मेनली सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है। इस बैक्टीरिया के अंदर 2000 टाइम्स तक बढ़ाया गया है, लेकिन कई बार इसके साथ में प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानियों को भी काम में लिया जाता है, लेकिन मेजर जो है दैट इज़ सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया। इसी के साथ में हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। एशबे गॉसिपी जो है ये रिस्पॉन्सिबल, इसमें ये एक तरीके की फंगस है और विटामिन B2 के लिए, B2 के प्रोडक्शन के लिए एशबाई गॉसिपाई जो है इसको काम में लिया जाता है। तो दोनों टर्म्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं जिनके अंदर फॉरेन जीन को इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी कौन से होंगे जिनके अंदर फॉरेन DNA को क्या किया गया, इंसर्ट इन देयर ऑल सेल्स, किसी एक सेल के अंदर नहीं, सारी की सारी सेल्स के अंदर, पूरी बॉडी की सारी सेल्स के अंदर अगर फॉरेन DNA है तो दैट विल बी नोन एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड, किस किस ट्रांसजेनिक एनिमल को सक्सेसफुली काम में लिया गया है, किस किस काम के लिए। अ ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन्स बिफोर ह्यूमन इन यूज़। ये सही है कि ट्रांसजेनिक माइस को ह्यूमंस के अंदर सेफ्टी के लिए काम में लिया जा चुका है। ठीक है, और ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन कार्डियक डिजीजेस, नो। ठीक है, ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूसेस हाई फैट मिल्क फॉर मेकिंग घी। ट्रांसजेनिक काउ रोजी सही है, ये नाम एकदम सही है कि एक ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई है रोजी, लेकिन उस रोज़ी में हाई फैट मिल्क नहीं है। रोज़ी के अंदर क्या होता है कि ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क मिलता है। ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्टल ब्यूमिन, हम इस एक लैक्टल ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है। ह्यूमन फीमेल्स जब ह्यूमन फीमेल्स मिल्क प्रोडक्शन करती हैं
उस टाइम पर ह्यूमन मिल्क के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, जो कि चाइल्ड की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को किसके अंदर ट्रांसफ़र किया गया है? काऊ के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है। और उस रोज़ी काऊ का जो प्रोटीन होता है उसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। एनिमल्स लाइक बुल फॉर फार्म एज दे आर सुपर पावर, बुल्स के अंदर सुपर पावर्स नहीं होती है। तो 353 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ में इस रोज़ी के प्रोटीन को भी ध्यान में रखना है, रोज़ी काऊ के प्रोटीन को भी। Which variety of rice was patented by a US company even though the highest, even though होगा यहाँ पे, even though the highest number of varieties of this rice is found in India? Yes, 90s के टाइम पे आई थिंक ये हुआ था कि यूएस की एक कंपनी थी, उसने क्या किया, बासमती जो होता है, हम सबको पता है बासमती हमारे यहाँ पे घरों में काफ़ी खाया जाता है, बासमती की एक राइस की ड्वार्फ वैरायटी के साथ में क्रॉस करवाया और जो उन्हें नया मिला उसको उन्होंने क्लेम कर लिया कि भाई ये तो हमने बनाया है, वी मेड दिस राइस, जिसके ग्रेन्स काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस होती है। जबकि बासमती इंडिया में एजिस से, मतलब बहुत सालों से ऑलरेडी काम में लिया जा रहा है और उन्होंने इसको पेटेंट भी करवा लिया। नॉट ओनली बासमती, यूएस की बहुत सी कंपनीज़ ने नीम को पेटेंट करवाया, टर्मरिक को पेटेंट करवाया, जो कि ये चीज़ें ऑलरेडी इंडियन आयुर्वेदा के अंदर बहुत सालों से काम में ली जा रही है। आफ्टर दिस पेटेंट इंडिया और यूएस के बीच में काफ़ी वॉर छिड़ी और इंडिया ने यूएस को थ्रेटन किया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक हम आपको लेकर के जाएंगे एंड वी विल सू यू फॉर यूजिंग अवर ट्रेडिशनल नॉलेज। आप हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को हमारी परमिशन के बिना पेटेंट नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बायोपायरेसी के अंदर आ जाता है। तो इसके बाद में काफ़ी हद तक उस पेटेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो उस कंपनी से छीन लिए गए, लेकिन नॉट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से नहीं लिया गया। तो बासमती जो इसे ध्यान रखेंगे, बासमती के अलावा नीम, टर्मरिक, इन सबको भी पेटेंट करवाया गया, जिसको लेकर के अभी भी डिबेट्स चल रही हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कब तक इनका सॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को लेकर के कौन कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इट विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। यस, कि जीएसी जो है इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने बनाया है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च जो होता है उसके वैलिडेशन को लेकर के काम में करेगा। ठीक है, और इट विल मेक द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म टू पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक में कोई भी जीएम क्रॉप या जीएम ऑर्गेनिज्म लाने से पहले ये सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखेगा। ठीक है, ये भी if genetic modification of organism can have unpredictable results, such as when such organisms are introduced into the ecosystem, therefore the Indian government has set up an organization such as GEAC। GEAC को इसलिए बनाया गया ताकि ये चेक कर सके कि अगर किसी GMO को आप मार्केट में लेकर के आते हो, इकोसिस्टम के अंदर लेकर के आते हो, तो इससे इकोसिस्टम को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो तीनों ही ऑप्शंस आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी all of the above. Which of the following statement are correct? The procedure for chemical safety is the same, safety testing is the same as the use for testing toxicity of drugs. Yes, सही है। केमिकल सेफ्टी प्रोसीजर को और ड्रग सेफ्टी प्रोसीजर को दोनों को जनरली माइस या इस तरीके के जो लैब एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर चेक किया जाता है। ठीक है, दोनों के प्रोसीजर एक जैसे ही हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेज देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दिस इज़ 100% ट्रू, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जब बनाया जाता है तब उन्हें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, तो इसलिए जब उन्हें आप इकोसिस्टम के अंदर लेकर के आते हो, फ्री एनवायरनमेंट के अंदर लेकर के आते हो, तो देयर आर चांसेस कि वो टॉक्सिक्स के लिए और इनके लिए ज़्यादा क्या हो, ससेप्टिबल हो। गोल्डन राइस इज़ अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस विद विटामिन ए, जिसके अंदर विटामिन ए या रेटिनॉल कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो 356 में तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द करंट इंटरेस्ट इन द मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रेज्ड सीरियस एथिकल इश्यूज। सही है कि जो अभी जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उनके साथ में बहुत से एथिकल इश्यूज खड़े हो गए हैं कि क्या ये सही है या गलत है।
ओके, एथिक्स हर जगह आते हैं। तो वन पॉसिबल, ये ऑप्शन सही है। वन पॉसिबल रिस्क ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द एक्सीडेंटल प्रोडक्शन ऑफ डेंजरसली रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, आई विश कि ये कभी ट्रू ना हो, क्योंकि जब तक ये आरडीटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है, और ये हो सकता है कि हम बाय एक्सीडेंट कोई ऐसा माइक्रोब बना ले जो बहुत सी चीज़ों से रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो ऐसे माइक्रोब्स को फिर कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इट विल ग्रो वाइडली, मतलब ये अनकंट्रोल्ड ग्रो करेगा। ठीक है, तो ऑल्दो रिस्क आर पॉसिबल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अपीयर्स टू ऑफर मोर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन वेलफेयर देन थ्रेट्स। इट इज़ ट्रू कि रिस्क है, बट जनरली जो टारगेट होता है, साइंस इज़ ऑल अबाउट द गुड थिंग, रिसर्च इज़ ऑलवेज अबाउट द गुड थिंग, रिसर्च इज़ ऑलवेज अबाउट द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन्स। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन टारगेट क्या रहता है कि ह्यूमन बेनिफिट में काम करना। तो तीनों ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 357 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन A1 एंटाइट्रिप्सिन, ओके इट इज़ नॉट A1, ये होता है अल्फा 1। ठीक है, ये होगा आपका अल्फा 1 एंटाइट्रिप्सिन जो होता है, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट डिजीज़ फॉलोइंग विच डिजीज़। एक प्रोटीन होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसका काम होता है लंग्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एम्फाइसेमा डिजीज़ जो होती है, इसके अंदर क्या होता है कि एयर फ्लो जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लंग की जो इनर वॉल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, रप्चर होने के कारण बड़ी बड़ी कैविटीज़ बन जाती है। जब कैविटीज़ बड़ी हो जाती हैं, एल्वियोलाइज जब तक रहती हैं तब तक सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, और जब बड़ी कैविटीज़ बन जाती है तब सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने से ब्लड का ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो एरिया कम हो गया, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम। इसलिए एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन जो होता है उसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। ये प्रोटीन जो होता है इन्फ्लेमेटरी सेल से निकलने वाले एंजाइम से लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एम्फाइसेमा। बायोपायरेसी इज़ रिलेटेड टू, बायोपायरेसी बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बासमती राइस की बात की थी। बायोपायरेसी क्या है, हम सबको पता है पायरेटेड सीडीज़, आप सबको पता है कि किसी ने कुछ बनाया और अगर आप उससे बिना उसकी परमिशन के आप उसे देख रहे हो या बिना उससे ऑथेंटिकेशन लिए आप देख रहे हो, तो इट इज़ नोन एज अ पायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है, जैसे इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज थी, नीम को काम में लेना, टर्मरिक को काम में लेना, बासमती हो गया, इसके अलावा बहुत से ट्रेडिशनल नॉलेजेस हैं यहाँ पे। मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे काम में लिए जाते हैं ऑलरेडी, हींग हो गया, एसोफाइटिडा हो गया। ठीक है, तो बायोपायरेसी का मतलब क्या है, कहीं किसी एक कंट्री या किसी एक रीजन की ट्रेडिशनल नॉलेज है जहाँ पे वो सालों से काम में ली जा रही है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि ये कोई पेटेंट करवाने की चीज़ है या फिर इसका हमें पेटेंट करवाना चाहिए। इट इज़ कॉमन, आप उसको ऑथेंटिकेट किए बिना, उनसे परमिशन लिए बिना उसको काम में ले रहे हो और उस प्रोसेस को वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो विदाउट देयर परमिशन। ठीक है, तो ये आता है अंडर द बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी इज़ रिलेटेड टू बेसिकली ट्रेडिशनल नॉलेज। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट्स। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनको वो बायो रिसोर्सेज को काम में लेती है, नॉलेज को काम में लेती है, बिना जिस भी कंट्री के वो हैं उस कंट्री और लोगों को बिना बताए, बिना उनसे परमिशन लिए और बिना उनको पेमेंट किए, कंपनसेटरी पेमेंट किए। तो दिस इज़ नोन एज, हमने अभी बात की थी जस्ट, इट इज़ नोन एज इट इज़ अ केस ऑफ क्लियर बायोपायरेसी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं।